साथियों नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद राम सर में। तो साथियों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम मनोविज्ञान की सीरीज चलाएंगे जो सारे टीचिंग लाइन्स के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगी उसमें आपको सफलता अर्जित कराएगी। साथियों, मनोविज्ञान की इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले वही एक मोटिवेशन लाइन के साथ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और जो हार गए, जो बिन लड़े, उनके जीवन को धिक्कार। साथियों, हमने अपने जीवन को धिक्कारना नहीं है, हमें लड़ना है, संघर्ष करना है और कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करना है। हमें जो हमने मन में लक्ष्य बना रखा है उसको हमें अचीव करना है, हमें पाना है, और जिस जगह हम जाना चाहते हैं हम वहाँ 100% जाकर रहेंगे। साथियों, तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की इस सीरीज़ में आज हम पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो साथियों, चाहे वो राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हो, चाहे सेकेंड ग्रेड की परीक्षा हो, या रीट हो, या थर्ड ग्रेड की परीक्षा हो, तो उनमें सब में शिक्षा मनोविज्ञान का बड़ा ही महत्व है। साथियों, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनको हमें तैयार करना है, जो हमें परीक्षा में सफलता अर्जित करवा सके। ऐसे बहुत सारी बिंदुओं पर आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे, और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने आप से जोड़ें, और जितने भी लोग आपके जो नज़दीकी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये भेजें। और हम बशर्ते मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम औरों से बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ऐसी नवीन नवीन जो अवधारणाएं हैं, जो क्लिष्ट हैं, या जो मनोवैज्ञानिकता के रूप में उभर कर आई हैं, उनको सरल भाषा में हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? तो अपन जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम की चर्चा के बारे में, जैसे अपन शिक्षा मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या, जैसे हम पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें इसके जो बिंदु होते हैं, जो इसमें जो बिंदु हैं, अब जैसे हम बिंदु की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बिंदुओं की हम बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में बिंदु है जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी का मीन्स, स्कोप, फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजी। अब यही मैं पाठ्यक्रम आपको जैसे ही हिंदी भाषा में साथियों ले चलता हूँ, हिंदी भाषा में जैसे ही मैं आपको ये पाठ्यक्रम दिखाता हूँ तो आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे कि ये हमारा पाठ्यक्रम शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और कार्य को दर्शाता है। साथियों, कहीं ना कहीं किसी भी टीचिंग भर्ती के एग्ज़ाम के लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम डालना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को अध्यापन करवाया जाना है। एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को अध्यापन करवाया जाना है, जिससे बच्चों की मनोवृत्ति, बच्चों की रुचि, बच्चों की अभिवृत्ति, बच्चों के व्यक्तित्व, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और बच्चों के विकास संबंधी अवधारणाओं को शिक्षक जान सके, और शिक्षक उनका सही ढंग से शिक्षा में प्रयोग करके उनका लाभ उठा सके और बच्चों को ज्ञान अर्जित करवा सके। एकमात्र समूचे इस सिलेबस का, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ही एकमात्र यही है कि हम बच्चों को किस प्रकार से सिखाएं, हमें बच्चों को किस प्रकार से उनकी अभिरुचि के माध्यम से, उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से, उनके कौशलों को विकसित कर कैसे उनको पृष्ठ पोषण दें या कैसे उनको अधिगम करवाएं कि जिससे वो जीवन में सफल हों, कामयाब हों और अपनी कक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो साथियों, इसी पाठ्यक्रम में जैसे अपन बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं उसके कार्य। अब साथियों, हम इसकी बात करते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ क्या है। तो हम स्पष्ट रूप से इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है।
अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर कार्य किया है, वो मनोवैज्ञानिक उस शैक्षिक मनोविज्ञान के परिदृश्य को एक विषय के रूप में, एक मुख्य बिंदु के रूप में दर्शाते हैं और उसका अध्ययन भी करवाते हैं। जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान तो शिक्षा प्लस एक, तो यही बनता है शैक्षिक। अब मनोविज्ञान की हम बात करें तो मनोविज्ञान की परिभाषाओं का हम जिक्र करते हैं, तो मनोविज्ञान की परिभाषाओं में हम सबसे पहले लेते हैं कि शैक्षिक जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था। धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से भिन्न हुआ, अलग हुआ, तो उन्होंने खुद अपने स्वतंत्र विषय के रूप में अपने आप को सिद्ध कर दिया। तो एक विषय का निर्माण साथियों ऐसे नहीं होता कि विषय इधर से टूटा और इधर से जुड़ गया, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान एक हिस्सा है, एक मनोविज्ञान का पार्ट है जिसको अपन अध्ययन करेंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में केवल शिक्षा के संबंधित समस्याएं, शिक्षा के संबंधित समाधान और शैक्षिक वातावरण को ध्यान में रखकर उसके अर्थ, उसके क्षेत्र और उसके कार्य के बारे में बताया जाता है। तो साथियों, मैं आपके साथ जो ये सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का सिलेबस है। तो इस सिलेबस को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षा यही है और इस पर हमें अच्छे से काम करना है। और ये पूरे पेपर्स में 20 अंक का एक विषय है अपना, तो हमें कैसे भी इसमें से 20 अंक अर्जित ही करने हैं साथियों। अब हम बात करें एक शैक्षिक मनोविज्ञान क्या हुआ, तो उसके बाद हम बाल विकास, उसका अर्थ और बाल विकास के सिद्धांत और उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। क्यों साथियों, एक बात विशेष तौर पर हमें याद रखनी है या उस बात पर ध्यान देने योग्य बात है या ध्यान देना है कि बाल विकास के अंदर हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था तक के बालकों का ही अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जब विद्यालय में पहुंचेंगे तो साथियों बच्चा हमें 5 साल या 6 साल की उम्र का बच्चा हमें वहाँ विद्यालय में मिलेगा और हम उस बच्चे का शिक्षण कार्य करवाएंगे। तो 5-6 साल की जो बच्चे का शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका मनोगत्यात्मक विकास, इन सारे विकास की बातों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे मुख्य बिंदु बाल विकास। अब बाल विकास के सिद्धांत होते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, ये सीखने के बाल विकास के सिद्धांत हैं। अब इन सिद्धांतों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक भी होते हैं। अब जैसे ही बच्चे का विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, कहीं ना कहीं उसके विकास में कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, तो वो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे हम एक बच्चे की बात करें, एक बच्चे का शारीरिक विकास होना था लेकिन वो नहीं हो पाया, तो बच्चा या तो मंद बुद्धि होगा या फिर वो शारीरिक रूप से अल्पज्ञ होगा, मानसिक रूप से विमंदित हो जाएगा। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका अध्ययन हम बाल विकास में भी करते हैं। अब साथियों, यहीं से अगर हम बात करते हैं कि बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव है, कैसे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों सीखने की प्रक्रिया, बच्चों की विकास, बालकों की योग्यता, अभिवृत्ति, उनकी रुचि को प्रभावित करते हैं। तो साथियों, इसी सीरीज में जैसे हम बाल विकास को पढ़ेंगे तो वंशानुक्रम और वातावरण का जो भी योगदान है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। अब साथियों, सबसे अच्छी बात व्यक्तित्व, कि एक बच्चे का व्यक्तित्व क्या होगा, उस बच्चे के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण हमें अर्जित करवाने हैं, कौन कौन से गुण उस बच्चे में निखारने हैं या कौन कौन से गुण उस बच्चे में विकसित होंगे। तो व्यक्तित्व की हम संकल्पना पढ़ेंगे। जैसे व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ेंगे कि एक बच्चा बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है या उभयमुखी है। अब वही व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व जब प्रभावित होता है तो व्यक्तित्व प्रभावित वातावरण से भी होता है, आनुवांशिकता से भी होता है। व्यक्तित्व प्रभावित होता है
बीमारी से भी होता है, रोग से भी होता है, और व्यक्तित्व प्रभावित होता है बाह्य आवश्यकताओं से भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे ही हम व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ते हैं तो व्यक्तित्व के संकल्पना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व की संकल्पना के बारे में हम साथियों अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे व्यक्तित्व का भी मापन करना है कि कोई बच्चा अंतर्मुखी है या उसमें बहिर्मुखता का विकास है। अगर बहिर्मुखी जब बच्चा है तो उसमें नेतृत्व क्षमता के गुण विकसित हमें करने होते हैं। इस साथियों, एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बच्चों को उसी ही आधार पर शिक्षित करे जिसमें व्यक्तित्व में उसके गुण हों, उस बच्चे के गुण जैसे हों। अब वही व्यक्तित्व के बाद शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम बुद्धि की संकल्पना और विभिन्न बुद्धि सिद्धांत। अब बुद्धि की संकल्पना और विभिन्न बुद्धि सिद्धांत में अपन हार्वर्ड गार्डनर साहब का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे, थर्स्टन का सिद्धांत पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत पढ़ेंगे और उनके मापन पढ़ेंगे। अल्बर्ट विनय के द्वारा दी हुई मापनी पढ़ेंगे कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन सा बच्चा सामान्य बुद्धि है, कौन सा बच्चा तीव्र बुद्धि में आता है, कौन सा बच्चा मंद बुद्धि की श्रेणी में आता है। तो ये सारी की सारी बुद्धि की संकल्पनाओं में हम पढ़ेंगे। अब सारी बुद्धि व्यक्तित्व के बाद सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम उन सबको समझ सकें। अब जैसे हम बात करें कि अधिगम, तो अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं साथियों। अब अधिगम के अर्थ, फिर उनके विभिन्न सिद्धांत और अधिगम की प्रक्रिया, ये सारे के सारे बिंदु एक ही हैं। ये सारे के सारे बिंदु एक ही हैं। अब अधिगम सीखना कैसे होता है। सीखना एक तो स्वतंत्र रूप से भी होता है और वहीं सीखना परतंत्र रूप से भी होता है। एक परिस्थितियों में सीखा जाता है, एक प्रशिक्षण के आधार पर सीखा जाता है। तो इन सारी विषय वस्तुओं का अध्ययन हम अधिगम में करेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, वहीं वंशानुक्रम और वातावरण। जब हम ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में चर्चा करेंगे या विषय को जानेंगे तो ये सारे के सारे जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम एक ही साथ डायग्रामिक रूप में पढ़ लेंगे, जिससे हमें क्या होगा कि जहाँ जहाँ प्रभावित करने वाले कारक होंगे वो हमें एक साथ नजर आ जाएंगे। अब अधिगम के विभिन्न सिद्धांत। अब अधिगम के विभिन्न सिद्धांत बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए और पशुओं पर प्रयोग को लागू, जब पशुओं पर प्रयोग सफल हुए तो उन्होंने मानवों पर परीक्षण किया, मानवों पर उनका प्रयोग करना शुरू किया। जब मानवों पर वो प्रयोग सही, सार्थक और सटीक होने लगे तो उनको शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में डाल दिया और उससे शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। उससे शैक्षिक गतिविधियों को क्या मिला? बढ़ावा मिला। विविध अधिगम प्रकार के, अब अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हुए और अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या होती हैं कि अधिगम कैसे कैसे होता है, अधिगम कहाँ होता है और अधिगम किस प्रकार से प्रभावित होता है। साथियों, ये बहुत सारी अवधारणाएं हैं जिनको हम मनोवैज्ञानिक रूप में जानेंगे, पढ़ेंगे। आगे हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं तो आगे बढ़ते हैं कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, विभिन्न प्रक्रियाएं। अब विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार साथियों, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार में हम विविधित बच्चे, पिछड़े बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, इनका अध्ययन करेंगे। गाल्टन महोदय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कहीं ना कहीं, जैसे हम ट्विंस की भी बात करें कि एक साथ एक माँ के मेघ माँ से पैदा हुए बच्चे भी एक परिस्थिति में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि अपना व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के रूप में गाल्टन महोदय ने बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए, बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नता को पढ़ते हैं, जिससे हमें डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं, विविधता को पढ़ते हैं। अब विविधता नहीं होगी तो संसार रूखा हो जाएगा, संसार में रस नहीं रहेगा।
अब विविध अधिगमकर्ता के प्रकार। अब एक कक्षा कक्ष है, एक शिक्षक विद्यालय में पढ़ाता है, तो वहाँ ऐसा नहीं होगा साथियों कि आपको प्रतिभाशाली बच्चे मिले, आपको पिछड़े ही पिछड़े बच्चे मिले, आपको विमंदित बच्चे मिले, या आपको सृजनशील बच्चे मिले। नहीं नहीं साथियों, क्योंकि हमें कक्षा कक्ष का निर्माण बहुत ही प्रकार के बच्चों से होता है। यही सिद्धांत तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। यही सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ समावेशी शिक्षा को जागृत करता है, समावेशी शिक्षा को जागृत करता है। तो विभिन्न अधिगमकर्ता के बच्चों की पहचान किसको करनी है? टीचर को करनी है। इसीलिए तो शैक्षिक मनोविज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स अगर उसकी पहचान कर पाएगा तो उसी के आधार पर वो शिक्षा को देगा, वो डिलीवर भी। हम किसी भी चीज़ को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तो उसका एक माध्यम होता है, तो वहाँ एजुकेशन का माध्यम होता है टीचर्स। लेकिन टीचर्स की जो वो बात फॉलो करेगा वो होता है स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार ही आप ज्ञान नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक योग्य शिक्षक नहीं हो, एक शैक्षिक मनोविज्ञान से युक्त शिक्षक नहीं हो। इससे पहले आपको बच्चों की आवश्यकताओं को जानना पड़ेगा कि बच्चा कैसा है, बच्चे का स्तर कैसा है, बच्चा पिछड़ा है, विमंदित है, प्रतिभाशाली है या सृजनशील है। सृजनशीलता भी बच्चों में होती है। बहुत सारे बच्चे नवीन प्रयोग करते हैं, पुरानी बातों को नए आधार में लेके आते हैं, जिससे उनकी सृजनशीलता विकसित होती है। तो उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। अब हम आगे बिंदु की बात करें तो अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, कि अधिगम में अधिगम पठार होता है। अधिगम पठार के बारे में हम बात करेंगे कि कभी कभी हम सीखी हुई बातों को भूल जाते हैं या वो हमें याद नहीं होती, तो अधिगम पठारों का हमें सामना करना पड़ता है शिक्षण में। अब अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव, एक मोटिवेशन, कि शिक्षक कैसे बच्चों को मोटिवेट करे कि बच्चे पढ़ें, बच्चे उसके स्तर के अकॉर्डिंग याद कर पाएँ, सीख पाएँ और अपना सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर पाएँ। तो इसमें अभिप्रेरणा का बहुत महत्व होता है। आगे के बिंदुओं में अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे समायोजन की संकल्पना के तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अब समायोजन और कुसमायोजन ये मानसिक विकार है, मानसिक विकृतियाँ हैं। ये समय के साथ कुंठा, तनाव, दुश्चिंता, बगनासा, डिप्रेशन, ये बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिसको एक बच्चा भी झेलता है, एक शिक्षक भी झेलता है। तो शिक्षक और छात्र दोनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने इन समायोजन की संकल्पना, उनके तरीकों को निजात किया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन शिक्षक कर सके और उनसे विभिन्न प्रकार से बचा जा सके। तो सिगमंड फ्राइड महोदय ने समायोजन के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अध्यापक कैसे समायोजित कर पाता है, ये बहुत सारे तरीके निजात किए हैं जिनका अध्ययन हम समय समय पर करेंगे। तो साथियों, ये हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में 20 अंक का आने वाला है, उसका हमने पाठ्यक्रम के बारे में जाना है। अब पाठ्यक्रम सेम सा ही है, और जैसे सूचना तकनीकी के बारे में भी 10 अंक की सूचना तकनीकी आती है, तो हम उसको भी साथ लेके चलेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या हैं, उसके उपकरण क्या हैं, आईसीटी के अनुप्रयोग क्या हैं, उसका समाज में प्रभाव क्या है। जैसे आज हम एआई के बारे में बात करें या कंप्यूटर्स के बारे में बात करें या मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करें, तो ये सारे सूचना प्रौद्योगिकी के ही आधार हैं। इन सारों की बातें, इन सारी विषय वस्तुओं की बातें अपन सूचना तकनीकी में करेंगे साथियों। अब ये तो हुआ तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब जैसे हम आगे, जैसे बहुत सारे बच्चे रीट की भी तैयारी करते हैं, तो उसका भी पाठ्यक्रम यही है। देखो, बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अधिगम की समायोजन के तरीके हैं, अधिगम का अर्थ है, बुद्धि है, संकल्पना है, उसके अधिगम के सिद्धांत हैं, इसके नियतार्थ हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया है, चिंतन है, कल्पना है, तर्क है,
अभिप्रेरणा है और अधिगम के निहितार्थ हैं। तो हम इस चैनल पर सारी की सारी शैक्षिक मनोविज्ञान को इस ढंग से समझेंगे कि सवाल कहीं से भी आए लेकिन हमारा उत्तर सही होना चाहिए। तो साथियों, ये आपका सहयोग रहा तो हम आगे बहुत अच्छा प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। तो सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने हमको सुना। थैंक यू।